नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। एक बार फिर आज राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीते 29 मई को कांग्रेस में एक समझौता हुआ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। बताया गया कि सुलह का फॉर्मूला दिल्ली में तैयार किया जा चुका है। सुलह क्या हुई उसके बारे में अभी तक किसी को खैर खबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस में बातचीत का माहौल बन रहा है। बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और खबर ऐसी है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में पहले सचिन पायलट की मुलाकात होती है और आज मिलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर से चर्चा है कि शायद जो फॉर्मूला दिल्ली में तय किया गया था उसको अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। वहीं अशोक गहलोत ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि हमारे जो विधायक हैं चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। चुनाव जीतने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो चुनाव लड़ने की भी स्थिति में नहीं है। 4 कांग्रेसी विधायक ये कह चुके हैं कि अब उनकी चुनाव लड़ने की इस तरह की कोई भी इच्छा नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज बरस पड़े हैं राजस्थान सरकार के ही अपने सीनियर मंत्री शांति धारीवाल के ऊपर। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, 29 मई को एक समझौता होता है, क्या समझौता होता है? क्या जादू हुआ? किसी को कोई अता पता? समझौता नहीं हुआ था, वो सीज फायर था। मैं पहले भी ये सीज फायर शब्द का इस्तेमाल, आप दोनों चुप रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे। ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ताकीद किया गया। अशोक गहलोत खेमा तब से थोड़ा चुप हैं और उनको जब जालोर की सर्किट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया क्या साथ लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल, तो एक गोलमोल सा टॉप सेटेड जवाब दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से। अब जो केसी वेणुगोपाल इस अदावत की शुरुआत से बने हुए हैं। आपको याद होगा कि रेफरी मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे, इसके लिए सबसे पहले केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन में किसी बड़े पद पे नहीं थे, वो लोकसभा में सांसद हुआ करते थे और राहुल गांधी की बगल वाली सीट पर बैठते थे। तो ऐसा माना जाता था कि राहुल गांधी के सबसे करीबी सांसदों में से हैं और एक ऐसे व्यक्ति को उस कलह को सुलझाने के लिए भेजा जा रहा है। बात 2018 की दिसंबर की कर रहा हूं मैं, कि ये जो है वो निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। ठीक है, हुआ ये कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री बने। बाद में फिर जब भी विवाद हुआ, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे मानेसर वाला घटनाक्रम हो, या इसके अलावा और भी कुछ भी रहा हो, चाहे वो सीएलपी की बैठक करवाने की 25 सितंबर वाली घटना हो, आए केसी वेणुगोपाल उसमें यथावत रहे हैं। दूसरे लोग बदलते गए, अजय माकन बदलते गए, अविनाश पांडे बदलते गए, ये आपके खड़गे बदलते गए, लेकिन एक व्यक्ति वो वही है। और 5 साल तक अगर केसी वेणुगोपाल इस फॉर्मूले का हल नहीं निकाल पाए हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि क्या केसी वेणुगोपाल ही तो नहीं चाहते कि अशोक गहलोत बने रहे, है ना। ये एक बड़ा सवाल है जो कि उठना चाहिए निश्चित तौर पे। और केसी वेणुगोपाल की राजस्थान वाले मामले में कांग्रेस को भूमिका को गंभीरता से देखना चाहिए निश्चित तौर पे, कि क्या केस, आप देखिए हर बार नया व्यक्ति आ रहा है, चाहे रंधावा आए, माकन चले गए, भूमिका रंधावा की भी बदली, कहा जा रहा था उससे इतर, लेकिन इनपुट्स बाय द केसी वेणुगोपाल एंड आउटपुट्स बाय द केसी वेणुगोपाल क्या है? मौसम बदलता रहा, क्या आला कमान की ओर से वो भेजे आ जाते हैं, खुद तो आते नहीं। और केसी वेणुगोपाल के बारे में एक और जानकारी आपको दे दूं, वो जब उन्होंने सीट छोड़ी अपनी, मतलब वो बोले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन में काम करेंगे, तो उनको वही पद दिया गया जिसमें अशोक गहलोत पहले थे। उनको जब राज्यसभा भेजा गया, तो राज्यसभा भेजने के लिए जिन्होंने बैटिंग जमाई, जिन्होंने अपने प्रदेश से, अशोक गहलोत आज भी भरतपुर में बोल रहे थे कि 25 सांसदों से जवाब मांगा जाना चाहिए। राजस्थान से 25 सांसद ही नहीं है, राजस्थान से 35 सांसद हैं। उसमें राजस्थान से मनमोहन सिंह है, आपके ये केसी वेणुगोपाल और बड़े बड़े नाम हैं। तो क्या उनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? हाउस ऑफ स्टेट्स में है भाई, लोकसभा तो यूनियन का प्रतिनिधित्व करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी बात अशोक गहलोत करते हैं या कांग्रेस के नेता करते हैं, तो यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़ना चाहिए कि स्टेट असेंबली में जो स्टेट्स के प्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बिल्स ला रहे हैं, प्राइवेट बिल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, मुद्दों में, चर्चा में, पर्ची में कहीं तो उठाइए राजस्थान के मुद्दे, अगर मुद्दे हैं तो ये चीजें वेणुगोपाल के ऊपर निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर जानी चाहिए कि क्या इनकी भूमिका वाकई में
इस मामले को सलटाने के लिए सक्रिय है, सकारात्मक है हल ना या नहीं हल है, बिल्कुल, या फिर आलाकमान उनको इसी तरह से आगे कर रहा है कि आप एक टाइम बाई करते रहिए लंबे समय तक, और फिर एक जब चुनाव पास आ जाए, माहौल अपने पक्ष में बन जाए तो छोड़ दिया जाए चीजों को। तो इसे सचिन पायलट के कतई पक्ष में नहीं कहा जा सकता चीजों को, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी लाइन अब इतनी लंबी कर चुके हैं और वो आलाकमान द्वारा बरती गई ढिलाई के कारण, और सचिन पायलट आज की स्थिति में निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के मुकाबले कहीं कमजोर हैं। चर्चा तो यही चल रही है, वो मिले हैं एक बार फिर से, माहौल तो तैयार हुआ है, जो आप सीज फायर का, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, माहौल के अलावा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो परिणाम नहीं आ रहा ना। वो चीज देखनी चाहिए। कल एक विवाह समारोह में केसी वेणुगोपाल आए थे और उनका उन्होंने कहते हैं कि सचिन पायलट से भी मुलाकात की है, अशोक गहलोत से भी मुलाकात की है, लेकिन ये जो मामला है ये केसी वेणुगोपाल के स्तर का नहीं है। जिसको खड़गे नहीं सुलझा सके, जिसको वेणुगोपाल नहीं सुलझा सके, वो बिना इंटरफ्रेंस और बिना सोनिया गांधी की हरी झंडी के नहीं सुलझेगा। जब अशोक गहलोत कैंप की ओर से गलती हुई तो अशोक गहलोत की ओर से वहां जाके माफी मांगी गई, जो सुप्रीमो है कांग्रेस में। आपको हमें पता है कि कांग्रेस कौन चलाता है, तो क्या केसी वेणुगोपाल फाइनल अथॉरिटी है? नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं है। और उनको जिस तरह के प्रिविलेजेस राजस्थान से मिले हैं, निश्चित तौर पे उसके लगता नहीं कि वो कोई फैसला कर पाएंगे। ठीक बात है। नहीं तो अब क्या लग रहा है, दोनों नेताओं के साथ में, दोनों बड़े नेताओं के साथ में केसी वेणुगोपाल की मीटिंग हुई है, राजस्थान में वो हैं, कब तक वेट करेंगे आखिर सचिन पायलट? सचिन पायलट समर्थक या इतर जातियों के लोग सचिन पायलट के अंदाज से, सचिन पायलट के काम से, सचिन पायलट की जो एक युवा क्षमता है, चाहे वो चीजों को एलोबरेट करनी हो, प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में उन्होंने जिस तरह से चमत्कार किया वो कर पाने की, उससे अब लोग जो है वो छिटकेंगे धीरे धीरे निश्चित तौर पे। प्रदीप जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब सोचने समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। 29 मई के बाद में सचिन पायलट खामोश है, क्या वो सोच रहे हैं? लोग फैसला लेने लगे हैं, कांग्रेस के विधायक फैसला लेने लगे हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल। अमीन खान कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भरत सिंह कुंदनपुर कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हेमाराम चौधरी कह रहे हैं, बीडी गल्ला कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से फिट हूं। ये फैसला लेने का वक्त है। सचिन पायलट खेमे के जो समरजीत सिंह है भीनमाल के अध्यक्ष, उन्होंने अशोक गहलोत के सामने ही कह दिया कि अब मैं संगठन का काम जिले में नहीं करना चाहता। तो ऐसा कोई बोल्ड स्टेटमेंट सचिन पायलट कब देंगे, कितना वेट करेंगे? स्टेटमेंट खूब बोल्ड दिए उन्होंने, युवाओं के पैरों की छालों की कसम, अपने बारे में नहीं, अपने बारे में निर्णय राह पे कब चलेंगे आप, और अगर आप कांग्रेस के साथ राह पे चलते हैं तो आपकी संघर्ष भरी यात्रा के जो साथी रहे हैं, हामी रहे हैं, क्या आप उनका भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे अपनी इस राह के साथ में? क्या उनको वाकई में आप साथ लेके चल पाएंगे? क्या उनको आप टिकट दिला पाएंगे अपने लोगों को? पिछली बार सचिन पायलट ने खूब टिकट दिलाए थे, लेकिन हरा दिए गए अंदरूनी। आप ये देखिए, डमी कैंडिडेट खड़े किए गए। गहलोत कैंप शुरू से ट्राई में रहा और उसमें सफलता भी अर्जित की उन्होंने। मैं आपको एक एक जिन सीटों पे मैंने नजदीक से चुनाव को देखा है, मैं आपको उदाहरण गिना सकता हूं कि मारवाड़ में तो खास करके आपकी रेवदर सीट पे चीज नहीं चल पाई, जहां पे नीरज डांगी अनफॉर्चुनेटली अशोक गहलोत खेमे के लिए चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बाकी जगह तो बिल्कुल साफ हो गए सचिन पायलट के कैंडिडेट जो थे। जमानतें जब्त हुई, सिरोही के कैंडिडेट जीवाराम आर्य की जमानत जब्त हुई, सैम लोढ़ा निर्दलीय किसके इशारे पे खड़े हुए आज सरकार के सबसे खास विधायकों में हैं, खुशवीर सिंह जोजावर हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि भीनमाल में किस तरह से एक कैंडिडेट थे, अलग अलग कास्ट के हिसाब से उनको खड़ा किया गया, कोशिशें की गई। तो ये कांग्रेस में ये तय था कि आंकड़ा अगर 100 तक रहता है तो चांस बनेंगे। 120 या 110 की सवाल सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य का भी नहीं है, वो अकेले नहीं है, उनके साथ में एक टीम है, उनके साथ में विधायक। देखिए, सचिन पायलट चुनाव ये है कि वो शुचिता और उसकी बात की पॉलिटिक्स में एक लंबे समय बाद राजस्थान में, जिन्होंने राजनीतिक शुचिता और जनता के सामने किए गए वादों की अकाउंटेबिलिटी की बात की, इसलिए सचिन पायलट की बात हम कर रहे हैं। या मेरी बात में आपको झुकाव अगर उनकी ओर नजर आता है तो उसकी वजह यह है कि कोई तो है जो पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात कर रहा है। अब उनका आगे का एजेंडा क्या है ये सचिन पायलट से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन कोई बात तो कर रहा है और खिलाफ खड़ा तो हो रहा है। डेमोक्रेसी में विरोध के बिना काहे की डेमोक्रेसी है? आज भारतीय राजनीति की सुंदर, अब भारत में आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो आप जहां चीजें खत्म हो चुकी होती है वहां तो आप कह भी नहीं सकते।
आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप मीडिया में बैठ दे रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी ही है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय लोकतंत्र अन्य देशों की स्थिति में अभी बहुत अच्छा है। आप रशिया जाइए, आप दूसरे देशों में जाइए, चाइना जाइए जी। तो ये आज अशोक गहलोत ने जैसे भरतपुर में है, वो उन्होंने कहा भाई पहला सीएम है जो 6 महीने में इतनी बार आया है। अखबार में खबरें भी कुछ हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि 25 सांसदों को जवाब देना होगा, ये योजना वो क्या वो राजस्थान के लिए कुछ ला पाए, नहीं ला पाए। निश्चित तौर पे उनकी बात बड़ी है, लेकिन राजस्थान से गए हुए सांसदों को मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल क्या राजस्थान के मुद्दों पे बोले हैं? राज्यसभा में हम राज्यसभा की डिबेट्स देखते हैं, वहां पे मनोज कुमार झा जिस तरह से बिहार के लिए बोलते हैं, 5 से 6 सांसद हैं, ठीक बात है, पूरी पार्टी के, और राज्यसभा में तो कांग्रेस के तो ज्यादा हैं। आपके प्रतिपक्ष नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान की क्यों नहीं बोलते? आप बोलते हैं, संजय सिंह बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टियों के नेता बोलते हैं हमारे मुद्दे राजस्थान में कहीं नजर नहीं आते। टाइम तो आपको उनसे ज्यादा मिलता है आपकी पार्टी को, तो विपक्ष के तौर पे आप कहां हैं? ठीक बात है, ये बात देखने वाली है। आपको नहीं लगता कि ये सीज फायर के बाद में 29 मई के बाद में अशोक गहलोत ने दूसरे मुद्दों की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया है? अब तो वो आइडियोलॉजिकली वार कर रहे हैं, एक टीम पूरी काम कर रही है उनके साथ, टीम भी काम कर रही है। अब एक नया फंडा अशोक गहलोत लाए हैं कि उन्होंने अभी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। आज भरतपुर से भी उन्होंने कहा कि बजरंग बली को लेकर बीजेपी का जो एक कर्नाटक से पूरा मामला विवाद शुरू हुआ, उस पर कहा कि बजरंग बली ने सबक सिखा दिया बीजेपी को। अब एक नया फंडा अशोक गहलोत या फिर अशोक गहलोत की टीम के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, महात्मा गांधी प्रेरक स्वयंसेवक। इस तरह के 50,000 युवाओं को उसमें शामिल किया जाएगा, एक टीम खड़ी की जाएगी। और अशोक गहलोत का तर्क है कि बीजेपी और आरएसएस जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह की नफरत की राजनीति करती है, गाय पर राजनीति करती है, धर्म पर राजनीति करती है, उसकी काट माना जा रहा है कि जो ये स्वयंसेवक हैं उनको 4500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। फायदा गिनाया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा 4500 रुपए महीना, और महात्मा गांधी की विचारधारा को वहां तक पहुंचाएंगे। ये तर्क है कि जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसकी जो काट है, महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि कांग्रेस का आप काम नहीं बचा, उसे खत्म कर दो। लेकिन हालांकि ये बात हम परिहास में कह रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान का निर्माण रहा हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये ऐसे काम कांग्रेस ने किए हैं जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती या बेहतर कर लेती। ये दोनों ही पॉइंट में छोड़ता हूं पब्लिक पे। लेकिन आप ये देखिए कि ये पहले से चल रहा है, अब वो संख्या 50,000 होने वाली है। पहले से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो स्टेटिक्स वाला डिपार्टमेंट है उसमें उनको दिया जा रहा है, वो सोशल मीडिया वीर बना रहे हैं सिर्फ। और बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इंडिविजुअली पार्टी फंड पे चलती है। यहाँ जो आईटी का सेटअप चल रहा है, जो जिनकी कल हम बात कर रहे हैं, लोकेश शर्मा लीड करते हैं जी, तो वो सरकारी खर्चे पे, आपके हमारे खर्चे पे, आपके हमारा जो इनकम टैक्स का पैसा है या टैक्सेस है ना, चाहे जीएसटी का मान लीजिए, वो पैसा अगर हम दे रहे हैं तो हम इसलिए नहीं दे रहे कि आप इस सरकार को लाइए या उस सरकार को गिराइए, इसलिए दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव जो आप कंप्लीट रोजगार दीजिए ना, 50,000 की जगह 20,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दीजिए इसके बदले में। ये नहीं है कि आपकी चीजें रिट्वीट की जाए वो जाए, तो ये लंबी नहीं चल पाएगी निश्चित तौर पे, और एक वैमनस्यता बढ़ेगी। ठीक बात है, खास करके बड़े पैमाने पे वैमनस्यता बढ़ेगी कि आरएसएस में जो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पेड लोग हैं। बजरंग दल में जो काम कर रहे हैं वो पेड नहीं है, लेकिन जब आप पैसे देके उनकी खिलाफत में कोई चीज खड़ी करेंगे तो दिस इज नॉट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स बेसिकली। ठीक बात है। अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस की मीटिंग में कहा था कि हमारे जो एमएलए हैं खुद आकर कहते हैं कि चुनाव जीत नहीं सकते। यहाँ तक ठीक था, अब तो चुनाव लड़ नहीं सकते। हाँ, वो कई लोगों ने मना कर दिया, उम्र के हिसाब से कई लोग आजिज आ गए हैं चीजों, क्योंकि खुद नहीं लड़ सकते, बेटों को लड़वाया जाए तो ठीक है। वो तो देखो सर, हर राजनीति, दीपेंद्र सिंह शेखावत का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तबीयत खराब है, लेकिन बातें तो ऐसी चल रही हैं कि अपने बेटे को, दूसरी पीढ़ी को विरासत ट्रांसफर की जा रही है। यही बात अमीन खान के साथ में है, शिव विधायक के साथ में। उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके बेटे की चर्चा वहां पर चलती है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इसमें अंतर समझिए लोकेंद्र जी। कोई व्यक्ति अगर सरकार का मंत्री है और वो अपने बेटे को ला रहा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या किसी बड़े पद पे वो ला रहा है, ये जो लोग जिन्होंने मनाही की है, ये फिलहाल किसी बड़ी भूमिका में नहीं, ठीक है।
तो इनके बेटों को उन्हें भी पता है कि चुनाव लड़ने के लिए इनको सेवा करनी होगी, तो वो लोग एक्टिव हैं। उनकी नेक्स्ट पीढ़ी चाहे अमीन खान के बेटे रहे हों, अब जनता कितना स्वीकारती है। हेमाराम चौधरी की बेटी के लिए चर्चा है। अब जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहते थे कि उनके बेटे सांसद बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे, बेटे सांसद बने, तो उन लोगों ने एक नई कोशिश की है। चलो ठीक है, वो छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। बेटे को जिताना या नहीं जिताना वो कोई जनता का काम है। बिल्कुल, तो आने चाहिए लोग, आ रहे हैं। आज एक अच्छी परंपरा भी मानी जा सकती है राजस्थान की राजनीति में कि अब विधायकों को लगने लगा है कि वो भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं बचे हैं, तो एक जनता का धन्यवाद करके संन्यास ले लिया जाए राजनीति से। आगे क्या होगा, ये जनता क्या मैंडेट देगी, वो बड़ा है। खैर, प्रताप सिंह खाचरियावास शांति धारीवाल पर अच्छी से बरस लिए हैं। देखो, शांति धारीवाल बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है। उन्होंने एक पत्र जारी, हालांकि वो वायरल अभी हुआ था, पिछले साल का पत्र था। नसीम अख्तर इंसाफ की गुजारिश थी और उसके अंदर उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ का जो प्रभाव उस पत्र में बताया कि भाई उनके ऑब्जेक्शन के कारण आपके इन अधिकारी की यहाँ नियुक्ति नहीं हो सकती। तो बड़ा चतुराई से खेल जाते हैं। पत्र लिखता है कि मैंने पहला ऐसा मामला देखा है कि वहां पे कह देते हैं, लेकिन उनका नाम शांति धारीवाल है जी। ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल कारण बताया जाए, विभागीय कारण, कुछ और चीजों पर बात को डाल दी जाए। ये क्या बात हुई कि आरटीडीसी के जो चेयरमैन है वो नहीं चाहते, इसलिए आपका ये काम नहीं हो सकता। मैंने कम से कम ऐसा पहला मामला देखा है। ऐसी जो बातें हैं बंद कमरों में कही जाती हैं कि मंत्री जी नाराज, उनकी साफ डेमोक्रेसी कांग्रेस की खुले तौर पे आती है ना, तो ये बड़ी बात है। और शांति धारीवाल पूरा विधानसभा चलाते हैं, वो लेजिस्लेशन के पार्ट पे अशोक गहलोत सरकार चलाते हैं पूरी। ये बात है। तो धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में भी कही जाती है कि चलाते तो बहुत कुछ है, लेजिस्लेशन में नहीं है, हाउस में नहीं है ना, वहां तो चीजें रिकॉर्ड आउटफ्लोर देखते हैं। बिल्कुल, आउटफ्लोर, वो भी पर्सनली अशोक गहलोत के लिए, सरकार के लिए नहीं। ये तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते सारे मिनिस्टर्स वगैरह। लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास का जो दर्द है वो उभरा है। प्रताप सिंह खाचरियावास पे यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने भी कोई आरोप लगाए हैं, तो उस पर भी वो नाराज हुए कि कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हूं, ये चीजें तो मेरे अनुमति के बाद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद में शांति धारीवाल को आड़े हाथों ले लिया उन्होंने। खैर, शांति धारीवाल ने कहा था कि जो स्मार्ट सिटी है राजस्थान में, उसमें कोटा नंबर 1 पे है और जयपुर के जो विधायक और मंत्री है ना वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी खटक गई खाचरियावास को जी। वो पहले भी हुआ था, आपको पता है, वो उपभोक्ता वाले डिपार्टमेंट का मामला सहकारिता विभाग में दे दिया था। अब बता रहे हैं कि वो कैश ट्रांसफर होगा। तो कई सारी चीजें हैं। तो दर्द जो है वो कई बार पर्सनल होता है, लेकिन वो जनता के हित में आके निकलता है। ठीक बात है जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत में नए मसले जुड़ेंगे, आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।